ये जो वीडियो है ये क्लास 12th फिज़िक्स सीबीएसई बोर्ड 2023 के लिए है, जो बच्चे अभी मंडे को एग्ज़ाम देंगे, एंड स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका पास होना मुश्किल है. सो द पॉइंट इज़ दैट इफ़ यू आर अ स्टूडियस किड, इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि आईआईटी फोड़ देगा और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो दिस लेक्चर इज़ फ्रैंकली नॉट फॉर यू. दिस लेक्चर इज़ स्पेशली फॉर किड्स, एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ किड्स. जिनकी कैलकुलस वीक है, जिनको कैलकुलस समझ नहीं आती, जिनको वेक्टर्स भी खास समझ नहीं आते. सो ये जो लेक्चर है इसके बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, स्पेशली, एंड आई विल रिपीट दिस, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनका पास होना मुश्किल है फिजिक्स में क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड. सो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है, आपको जो फिज़िक्स का 2023 का सिलेबस है उसकी फिजिकल कॉपी अपने सामने रखनी है. अगर आपके पास नहीं है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए. ओके. सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो ये करनी है, जब आप स्पेशली जब ये आप लेक्चर देख रहे हैं, सो जस्ट कीप द 2 वॉल्यूम्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई विल बी रेफरिंग टू दीज 2 थिंग्स. आई विल बी रेफरिंग टू द सिलेबस एंड आई विल बी रेफरिंग टू द बुक ऑल्सो व्हेन आई एम taking you through the topics which will help you pass the exam. So the point is, हमारा जो थ्योरी है वो 70 नंबर का है और जो प्रैक्टिकल पार्ट है 30 नंबर का. तो वहाँ कुछ तो आप लेंगे, और यहाँ पर मैं आपको ट्राई करूँगा कि जैसे लेट अस अज्यूम 20-25 नंबर आपके वहाँ पर आ गए, और मैं यहाँ पर ये ट्राई करूँगा कि 20-25 नंबर आपके यहाँ पर भी आ जाए और आप पास हो जाएं. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, या अनदर थिंग दैट आई एम अज्यूमिंग इज़, एक और मेरी अजम्पशन ये रहेगी कि क्लास 10th में जो साइंस थी उसमें कुछ तो साइंस आपने पढ़ी हुई है. मतलब उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है या जो चैप्टर्स हैं, मैं आपको अभी यहाँ पर एक इमेज भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई वो वाले चैप्टर्स भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लीजिए उसकी. अगर आपके पास बुक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी के जो रेलिवेंट चैप्टर्स हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जी ड्राइव से, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स अगर आप देखेंगे तो अगर आप सिलेबस देख रहे हैं तो मैं अभी आपको यहाँ स्नैपशॉट दिखाऊंगा जो आपके सिलेबस का स्नैपशॉट है. उस स्नैपशॉट में जो फर्स्ट हाफ है इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आप पढ़ लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, जहाँ तक डायपोल लिखा हुआ है वहाँ तक पढ़ लीजिए. अब जब आप पढ़ेंगे भी मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कैलकुलस और वेक्टर नहीं समझ आता तो जो जो पोर्शन में जब आप बुक खोलेंगे, जब ये पार्ट 1 खोलेंगे, जहाँ जहाँ वेक्टर्स और कैलकुलस पार्ट शुरू हो जाएगा, अगर आपको उसको देख के डर लग रहा है तो आपने चिंता नहीं करनी. ऑल दैट यू नीड टू डू इज जस्ट कीप रीडिंग वट एवर इज रिटन. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैप्टर खोलेंगे, सो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज दैट लेट अस से इलेक्ट्रिक डायपोल जो मेरे पास एडिशन है दैट इज़ 1.11, सेक्शन 1.11. यहाँ पर आपको स्नैपशॉट आ जाएगा. सो दिस वुड बी द फर्स्ट, पहले चैप्टर के अराउंड 25 पेजेस. ये पहले चैप्टर के जो फर्स्ट 25 चैप्टर्स हैं ये बहुत ही बेसिक हैं, इसमें ज़्यादा कोई आपको परेशानी आने नहीं वाली. हाँ, थोड़ी सी परेशानी ये आएगी कि इसमें एक दो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, वो जो सॉल्व न्यूमेरिकल हैं उसमें वेक्टर यूज़ हो रहे हैं. अब अगर आप वेक्टर को झेल सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी झेल सकते तो जो बाकी का मटेरियल है प्लीज़ वो तो पढ़ लीजिए, पूरे चैप्टर को छोड़ के मत जाइए. एंड स्पेशली जैसे वेक्टर्स अगर आपको समझ नहीं आता, अगर आपको वेक्टर समझ नहीं आता, आई मस्ट वॉर्न यू कि जो सॉल्व न्यूमेरिकल है जैसे ट्राइंगल जो बने हुए हैं, चार्जेस बने हुए हैं, दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. सो अगर आपको समझ आते हैं, वेक्टर समझ आते हैं तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, और अगर वेक्टर नहीं समझ आते सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज़ कि ये डायपोल मूवमेंट तक, इलेक्ट्रिक डायपोल तक अगर कोई डेफिनेशन आ गई या एमसीक्यू आ गया, एटलीस्ट आप वो तो अटैम्प्ट कर सकें. द प्रॉब्लम इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, गॉस और ये सब जब तामझाम शुरू हो जाता है, अब इसमें कैलकुलस चालू हो जाती है. अगर आपको कैलकुलस से डर लगता है तो आप इससे आगे जा नहीं पाएंगे. ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं डर लगता है तो आपको ये लेक्चर नहीं देखना चाहिए, फिर तो आप वन ऑफ द स्टूडियस किड्स हैं. सो टू रिपीट, इलेक्ट्रिक डायपोल तक इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, या चैप्टर 1 में यहाँ तक 1.11 तक आपको कोई खास डिफिकल्टी नहीं होने वाली. सो दिस इज चैप्टर 1. ओके. चैप्टर 1 में द थिंग्स दैट विल बी स्किपिंग इज, हम डायपोल नहीं करने वाले, हम ये टॉर्क नहीं करने वाले. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम गॉस थ्योरम ये सब स्किप करने वाले हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता, हमने पूरा साल टाइम पास किया. ठीक है, अब जो हो गया वो तो हो गया. ओके. अब चैप्टर 2 जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, फिर से चैप्टर 2 में एक बीच में कुछ थोड़ा सा टॉपिक्स आएंगे जो कि आपको थोड़े समझ आएंगे, उसके सिवा जो चैप्टर 2 है वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो चैप्टर 2 में व्हाट आई विल सजेस्ट इज, जैसे हम क्लास 10th में हमने रेजिस्टेंसेस की थी सीरीज़ और पैरेलल में, ऐसे ही कैपेसिटर्स करके एक चीज़ होती है. अब वो क्या होती है क्या नहीं होती है गोली मारिए, बट कैपेसिटर्स को ना, जैसे हमने रेजिस्टेंसेस को क्लास 10th में सीरीज़ में लगाया था और हमने पैरेलल में लगाया था, ऐसे कैपेसिटर्स को भी आप सीरीज़ में और पैरेलल में लगा सकते हैं. तो ये एक टॉपिक है
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अगर आपको समझ आता है, मतलब पूरे चैप्टर में जो चैप्टर 2 है उसमें बहुत ज़्यादा वेक्टर्स और तामझाम बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज़ कि अगर आपको चैप्टर 2 में वो जो कैपेसिटर्स वाला पार्ट है उसमें अगर आप डरते नहीं हैं, सो आई टेल यू द सेक्शन नंबर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ये जो ट्रीटमेंट है ये वैसा ही ट्रीटमेंट है जो आपने रेजिस्टेंसेस का एक टाइम पे किया हुआ था। तो अगर आप देखेंगे इसमें एक सॉल्ड एग्जांपल भी है। देखिए, अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो इसको स्किप कर दीजिए। तो पूरे चैप्टर 2 में सिर्फ कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल, सिर्फ इसी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उसके सिवा व्हाट आई एम एज्यूमिंग इज़ कि अगर आप ज़्यादा इधर उधर देखेंगे तो आप डर जाएंगे। तो चैप्टर 2 में बस इतना ही, ठीक है। चैप्टर 3 में जब आप जाएंगे तो चैप्टर 3 जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे लिए ये जो चैप्टर 3 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि ये चैप्टर आसान है इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली, इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलस यूज़ होता नहीं है। थोड़ा बहुत यूज़ होगा बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इसमें जो चीज़ टेढ़ी है, अगर आप फिर से अगर आप सिलेबस को रेफ़र करेंगे तो किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो डिफ़िकल्ट है, वो अब नहीं, लास्ट मोमेंट में नहीं आप कर पाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया। और जो चीज़ें आसान है, बाकी की जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी आसान भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। सो फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन बनता है। ओम्स लॉ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर नॉन लीनियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, वो क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था उसमें आपने शायद न्यूमेरिकल किए हो। अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपने डेफिनेटली किए होंगे। तो क्लास 10th की अपनी जो भी बुक आप रेफर कर रहे थे उसको क्लास 10th की बुक को सामने रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो किसी पड़ोसी से मांग लीजिए। दिस इज़ फॉर आईसीएसई क्लास 10th स्टूडेंट। अगर आप आईसीएसई बैकग्राउंड वाले हैं तो आपने काफ़ी ये वाला चैप्टर काफ़ी डिटेल में किया होगा। सीबीएसई में शायद इतना डिटेल में आप नहीं करते। और जैसे ये टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल थोड़ा सा टेढ़ा है, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दीजिए अगर आपको डर लग रहा है। बट बाकी की जो चीज़ें जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ये भी आसान है। मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सीरीज और पैरेलल का जो फंडा है वो जो हमने क्लास 10th में रेजिस्टेंसेस के लिए किया था, ऑलमोस्ट वही जो फंडा है वो कैपेसिटर के लिए भी यूज़ होता है और वही जो है वो जाके सेल के लिए भी यूज़ होता है। तो इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर आपको क्लास 10th में आपने ये किया हुआ है तो यहाँ पर भी आप कर पाएंगे, इतनी आपको परेशानी होगी नहीं। तो द एडवाइस इज आई एम सॉरी मेरा गला खराब है। सो द एडवाइस इज कि जैसे आप यूट्यूब पे काफ़ी आपको वन शॉट लेक्चर्स मिल जाते हैं जिसमें 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर देख लेते हैं। तो ये जो चैप्टर 3 है इसका कोई भी यूट्यूब में उठा के जो भी जिसके अच्छे व्यूज़ हैं वन शॉट एक लेक्चर पूरा देख लीजिए। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको डिफिकल्टी आएगी क्योंकि फिर से मैथ्स बहुत ज़्यादा है। यू नो माई सजेशन वुड बी कि अगर आपको क्लास 10th में थोड़ा सा एम मीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है वो अगर आपको याद है तो इस चैप्टर के लास्ट में अगर आप देखेंगे ना तो मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर, कन्वर्जन टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर करके लिखा हुआ है। अगर आपको समझ आता है तो ये आप कर लीजिए। बाकी जो पूरा चैप्टर है वो भाई आपसे ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट में भी मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी जो टॉपिक आप कर पाएंगे वो टॉपिक कर पाएंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पैरा, डाया, फेरो, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो अगर आप फिर से सिलेबस को रेफर करते रहिए, ये वाला जो चैप्टर है ना इसमें सिलेबस में 2 पार्ट्स किए हुए हैं। तो आपने जो सेकंड पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से जो शुरू हो रहा है आपने वो वाले पार्ट पे फोकस करना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का जो सेक्शन शुरू होता है वो जो मेरे पास एडिशन है उसमें एनसीईआरटी में 5.6 से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक स्नैपशॉट भी यहाँ डाल दूँगा। तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना ही है और बेसिक इंग्लिश लिखी हुई है। उसमें कुछ जो आपको जो डायग्राम्स बनाए हुए हैं कि जैसे पैरा, डाया, फेरो में जो उन्होंने आपकी बुक में जैसे फिगर 5.12 फिर से मेरे पास जो सेक्शन है मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगा, उसकी एक बार इमेज को समझ लीजिए। क्यूरीज लॉ करके लिखा हुआ है वो थोड़ा समझ लीजिए। लास्ट में जैसे अब क्यूरीज टेम्परेचर करके और आपकी सिलेबस में भी लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हमें ये जो क्यूरी टेम्परेचर भी लिखा हुआ है इसे भी थोड़ा ध्यान से हमें पढ़ना है। सो एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमें ये बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। फालतू के जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में ही नहीं है प्लीज़ उनको मत करिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल कॉपी को अपने सामने रखिए। हर चैप्टर में कोई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी 1-1, 2-2 नंबर आप लेंगे तो 14 चैप्टर हैं यार, 14 चैप्टर में से आप 1-2 नंबर भी लेते हैं तो 28-30 नंबर तो आपके यही हो जाता है और 30 नंबर वहाँ पर आपकी वेट कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। तो सिर्फ आप पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात होगी चैप्टर 5 की और जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पर आपको आता रहेगा तो उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आप
फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, चैप्टर 6 में। अब जब देखिए चैप्टर 6 में ऐसा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फेरेडेज लॉज के ये जो टॉपिक है ना, ये हमने क्लास 10th में किया हुआ है। तो आप जब ये चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, एनसीईआरटी की बुक से जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको इतनी कोई खास डिफिकल्टी आएगी नहीं। थोड़े से वेक्टर्स हैं और थोड़ा सा उसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ज़्यादा कुछ आपको तकलीफ नहीं आएगी। लेंसेज लॉ तक भी आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स जो 6.6 है, 6.7 है, 6.8 है, एडी करंट्स वो सारे के सारे आपके सिलेबस से निकाल ली दिए हैं। उसके बाद इंडक्टेंस आता है, सेल्फ इंडक्टेंस आता है, जिसमें शायद आपको डर लगे। ओके, तो नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा चैप्टर 7, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट फिर से टेढ़ा टॉपिक है। जो टॉपिक आप कर पाएंगे वो ट्रांसफार्मर शायद आपको समझ आए। और ट्रांसफार्मर में भी एक सर्टन टॉपिक है कि बट इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेज अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो यहाँ पर ये 4-5 रीजंस दिए हुए हैं। बेसिक इंग्लिश है, इसमें कोई मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जिसमें कि दे आर आस्किंग यू कि एक्चुअल जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें एनर्जी चार्जेस, जो एनर्जी लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके सिवा इस चैप्टर में, चैप्टर 7 में और आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चलिए चैप्टर 8। अब चैप्टर 8 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें जो पहली लाइन लिखी हुई है बेसिक आइडियाज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको मत देखिए, इसके अंदर घुसने की भी कोशिश मत कीजिए। एक बार आपके 12th के एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद बहुत वीडियोज़ हैं जो आप समझ करिए डिस्प्लेसमेंट करंट, अभी मत इसको कीजिए। इसके सिवा जो भी टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करैक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत ही इजी टॉपिक है। इंग्लिश है, क्लास 10th में भी शायद आपने की हो। अगर आप आईसीएसई के फिर से स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली पूरा का एक चैप्टर था उसका, मतलब हाफ ऑफ द चैप्टर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही था। तो क्लास 10th की बुक को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 8। उसके बाद चलिए चैप्टर 9। अब चैप्टर 9 में जब आप आएंगे पार्ट 2 पे, फिर से बुक अपने सामने रखिए, तो आप देखेंगे कि चैप्टर 9 में काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो आपने क्लास 10th में किए हुए हैं। और अगर आपने क्लास 10th में किए हुए हैं तो अब भी कर पाएंगे। बट जो चीज़ें आपने नहीं करनी है, सो फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल फाइबर्स, ये आप कर पाएंगे। जो आपने नहीं करना वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। ये जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, शायद आपको परेशान करे, इससे आप डर जाएंगे। उसके बाद थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आप कर पाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, वो भी कर पाएंगे। एक मेरी आपसे सजेशन है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक में कोई भी आपको डायग्राम दिखता है तो वो डायग्राम और वो उस टॉपिक में है जो आप करने वाले हैं, तो वो डायग्राम को प्लीज़ अच्छी तरह समझ लीजिए। और क्योंकि ऐसा होगा कि उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल ये जो हम बात कर रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर कर रहे हैं हम, रे ऑप्टिक्स में जितने भी आपको डायग्राम्स नज़र आ रहे हैं वो डायग्राम्स एक बार अपने हाथ से बना के रखिए। सो फॉर एग्जांपल अपरेंट डेप्थ का एक उन्होंने डायग्राम बना के रखा हुआ है, या रिफ्लेक्शन का या लेटरल शिफ्ट का उन्होंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो अगर आप इसको स्किप करके जाएंगे, एक तो हम वैसे ही बीच मझदार में है, तो अगर आप इसको भी स्किप करके जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो कोई भी इधर उधर की किताब पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पास होना है सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की किताब को पकड़ लीजिए और जो इसमें डायग्राम्स बने हुए हैं एटलीस्ट वो अच्छी तरह समझ लीजिए। ओके, उसके बाद ऑप्टिक्स में जो सेकंड हाफ आता है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स। भाई ये समझ लीजिए। फिर से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जो 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं उनको पकड़ लीजिए। 1 शॉट लेक्चर्स में जो आपको शायद जो नहीं समझ आएगा वो समझ नहीं आएगा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, वो थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है। बट बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान है। अब जैसे मैं आपको डायग्राम की बात कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की है, तो अब जो जैसे मेरी बुक में फिगर 9.31 है, रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये बना भी हुआ है एनसीईआरटी में, आपको भाई पता होना चाहिए ये कैसे बनता है। उसी तरह फिगर 9.32 इमेज आपको दिखेगी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, उसकी फ़ोटो प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। इधर उधर का टाइम पास मत कीजिए, ये कर लीजिए। आप चैप्टर 10 पे जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स। भाई वेव ऑप्टिक्स जो है वो टेढ़ा टॉपिक है। फिर से ये वो चैप्टर है जो कि आपको समझने में थोड़ी तकलीफ आएगी, बट इसमें भी अगर आप मेरी सजेशन माने, जो इनिशियल जैसे ह्यूगन्स प्रिंसिपल है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव है, ये शायद आपको समझ आ जाए। बट एक बार जब ये शुरू होगा ना, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, ये इसके बाद जो है वो ट्रिग्नोमेट्री और बहुत मैथ्स वाला टॉपिक है, उसको इस टाइम हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ भी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद चैप्टर 11 पे चलिए। चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए केमिस्ट्री में क्लास 11th में ये शुरू में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया गया था। अब अगर आपका केमिस्ट्री में क्लास 11th में थोड़ा ध्यान था और आपको फोटो इलेक्ट्रिक समझ आया था तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। उसी तरह एक और टॉपिक यहाँ पर आता है, डी ब्रॉगलीज रिलेशन। ये फिर से क्लास 11th का शुरू के जो चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के उसमें कराया गया था ये। अगर आप उस टाइम ध्यान दे रहे थे क्लास में तो कर लीजिए,
अगर नहीं दे रहे तो स्किप कर दीजिए। फिर आगे चलिए। फिर से चैप्टर 12 जो एटम है, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पार्ट आपने क्लास 11th में किया हुआ है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब जो कैलकुलेशन करना है, ये सिंपल टॉपिक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं है कि इसमें बेसिक मैथ्स लगता है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के ही अंदर आपने वैल्यूज़ डालनी है और उसी पे बेस पे क्वेश्चन आएगा। तो ये ऐसा चैप्टर है जो कि मैनेजेबल है, इसमें ना कोई कैलकुलस है ना कोई वेक्टर है। तो और थोड़ा सा आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, केमिस्ट्री 11th क्लास की थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, तो इसको इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर से कोई वन शॉट देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर फिर से न्यूक्लियर जो है, फिर से इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा भी इस पर ट्राई करेंगे तो ये चैप्टर निकल सकता है, क्योंकि इसमें हार्डकोर कैलकुलस, हार्डकोर वेक्टर्स को ज़्यादा इतने लगते नहीं हैं। तो ट्राई कीजिए, ये न्यूक्लियर भी कर पाएंगे। और फाइनली जो आता है वो आता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में देखिए, अगर आप करना चाहते हैं तो ये एनर्जी बैंड्स, जैसे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पी एन टाइप, पी एन जंक्शन, ये आसान है। ये टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसके बाद का जो टॉपिक है, जैसे आईवी करेक्टर्स एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, डायोड एज रेक्टिफायर, वो उसको हाथ मत लगाइए। सो नेट ये सारा प्लान है, जो कि मैं आपको बता दिए, जो इजी टॉपिक्स आप कर पाएंगे। अब यही जो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसमें चैप्टर वाइज आपको उसकी बाइफर्केशन भी मिल जाएगी। तो अब जो लास्ट के 2-3 दिन है, उसमें एडवाइजेबल ये है कि जो आसान टॉपिक्स हैं, ये सबसे आसान टॉपिक्स हैं, जिसमें कोई हार्डकोर मैथ्स भी नहीं आ रहा, और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। बट बात फिर घूम फिर के वही है कि आपने एटलीस्ट क्लास 10th में तो थोड़ा तो आपने फिजिक्स में किया था। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू, एंड आई होप आप एग्ज़ाम पास कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।